रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 16 आज शुरू करते हैं। 1 मई हो गई है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को बिटकॉइन का पता है। तो बिटकॉइन का जो क्रिएटर है वो उस मंजर आम पे आ गया है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस तरह करके बिटकॉइन लिखते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और उसने काफ़ी टेक्निकल डॉक्यूमेंट पोस्ट किए हैं जिससे पता चलता है कि वो वही बंदा था जो कोई जापानीज स्यूडोनिम के साथ प्रेजेंट हो रहा था। ठीक है। काफ़ी आईटी वर्ल्ड के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है। बहरहाल फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर भी है कि बिटकॉइन का जो सा है वो क्रिएटर सामने आ गया। एनीवे, तो वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 16 और सिक्योरिटी इंजीनियरिंग डोमेन। और हम जो सा है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर रहे थे और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने प्रोडक्ट वैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंदर आईटी सेक और टीसी सेक कर लिया था। ठीक है। आज का जो क्राइटेरिया इज़ कॉल्ड अ कॉमन क्राइटेरिया। और कॉमन क्राइटेरिया जो सा है ISO IEC 15408 के नाम पे एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सा रिकगनाइज हो चुका है। और दुनिया में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज़, एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज़ इस स्टैंडर्ड को की सर्टिफिकेशन देते हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ इस स्टैंडर्ड की डिमांड करते हैं। ठीक है। एक कंज्यूमिंग कंट्रीज़ हैं और एक जो से सर्टिफाइंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है। और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपको पता होना चाहिए यार इसमें कोई बेसिक सिक्योरिटी फ्लॉ तो नहीं है और ये प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स के साथ बनाई गई है। ठीक है। सो कॉमन क्राइटेरिया जो मैथडोलॉजी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एवेल्युएशन सिस्टम में यूज़ होती है। ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है। आईटी सेक और टीसी सेक की एक लिमिटेशन थी कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता था, एक इंटेग्रिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता था। कॉमन क्राइटेरिया एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो तकरीबन हर चीज़ें लेके चलता है और ये बहुत लेटेस्ट मॉडर्न स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि भाई आपने प्रोडक्ट बना ली। ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ, उर्दू IT अकेडमी कल को एक फायरवॉल बनाने की कोशिश करती है। ठीक है। तो हम एक फायरवॉल बना लेते हैं। फायरवॉल बनाने के बाद हम वो फायरवॉल सेल करना चाहते हैं। तो जो कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं यार ये कॉमन क्राइटेरिया कहाँ पे स्टैंड करती है। ठीक है। अब IT सेक TC सेक आपको बहुत कम मिलता है न्यू प्रोडक्ट्स के साथ। तो आप कहते हो यार ये ना वहाँ मिलता है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है, सर्टिफिकेशन लेनी है। तो सर्टिफिकेशन के लिए कोई 4-5 कंट्रीज़ है वो भी हम आगे देखेंगे। तो उनमें से किसी के पास भी आप जाते हो जो भी आपको करीब पड़ता है या जिस हिसाब से आपकी अरेंजमेंट होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि किसकी सिस्को ASA की सर्टिफिकेशन जो सी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने की हुई है। ठीक है। मगर वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होती है। ये नहीं होता कि अमेरिका कहता है अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने की तो हमें दोबारा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। यही पर्पस है कॉमन क्राइटेरिया कि इन सर्टिफाइंग कंट्री में से कोई भी एक कर लेता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कॉमन क्राइटेरिया के अंदर एक चीज़ या एक टर्म यूज़ होती है प्रोटेक्शन प्रोफाइल। ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोफाइल कॉमन क्राइटेरिया वैल्यूएशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोफाइल क्या करती है? दीज आर द कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस। ठीक है। ये एक सेट ऑफ फंक्शंस हैं और एश्योरेंस रिक्वायरमेंट है फॉर द कैटेगरी ऑफ वेंडर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स डिप्लॉय इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है। से फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर फायरवॉल, इसको थोड़ा सा टर्म को मॉडिफाई कर लेता है, आपकी बुक में लिखा सॉफ्टवेयर फायरवॉल फॉर होम यूजर्स। ठीक है। होम यूजर्स की एक प्रोटेक्शन प्रोफाइल बना दी कि जो भी बंदा होम यूजर्स के लिए सॉफ्टवेयर फायरवॉल बनाएगा वो ये क्राइटेरियाज को कंप्लीट करेगा। अगर आप कॉमन क्राइटेरिया की वेबसाइट पे जाएंगे, ये कॉमन क्राइटेरिया की वेबसाइट का लोगो है, वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोफाइल फॉर होम यूजर्स फायरवॉल देखिएगा। ठीक है। और वो हम कहते हैं कि जब ये प्रोटेक्शन प्रोफाइल हो गई तो अगर कोई कहे कि हम कॉमन क्राइटेरिया प्रोटेक्शन प्रोफाइल फॉर सॉफ्टवेयर फायरवॉल फॉर होम यूजर्स को कंप्लीट करते हैं तो हमें पता होगा और वो सर्टिफाइड होंगे, ज़ाहिर सर्टिफिकेट देंगे, वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और वो ये तमाम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं और एश्योरेंस रिक्वायरमेंट दैट शुड बी कॉमन फॉर ऑल सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स। अगर माइक्रोसॉफ्ट कल को बनाती है, सिमेंटिक बनाती है, कैस्पर्सकी बनाती है, जितने लोग भी कॉमन प्रोफाइल बनाएंगे, जोन अलार्म बनाएगी, तो वो उस स्पेसिफिक प्रोफाइल को यूज़ करेंगे। ठीक है। एक तो तरीक़ेकार ये हो गया, ये कॉमन प्रोटेक्शन प्रोफाइल एक वे ऑफ सर्टिफाइंग एश्योरिंग रिक्वायरमेंट है कि हमने जी इन्होंने कॉमन क्राइटेरिया बना दिया, एक बहुत कॉमन चीज़ जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, और उस कॉमन क्राइटेरिया की बेस के ऊपर उन्होंने कहा ये प्रोटेक्शन प्रोफाइल मीट करती है। एक वे ऑफ सर्टिफिकेशन ये होता है कॉमन क्राइटेरिया का, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। और उसमें टारगेट क्या होता है? TOE, ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। टारगेट ऑफ एवेल्यूएशन से अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट बना दी, पता नहीं ये लोगो क्या है, स्विच के लिए होता है, मेरे ख्याल में यूज़ होता है। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हम TOE कहते हैं,
टारगेट ऑफ एवेल्यूएशन, ठीक है। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये पालो ऑल्टो का दिसंबर 2015 का है। पालो ऑल्टो ने नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी कंपनी टुडे अनाउंस द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस अचीव द कॉमन क्राइटेरिया सर्टिफिकेशन। कॉमन क्राइटेरिया सर्टिफिकेशन होगी, इसमें पैन ओएस की तमाम डिवाइसेस 200 से लेकर मेरे ख्याल में 7000 तक जाती हैं। द सर्टिफिकेशन बिल्ड ऑफ प्रीवियस कॉमन क्राइटेरिया एवेल्यूएशन, और इसमें उन्होंने EAL4+ अचीव कर लिया। अच्छा, ये 4+ ना थोड़ी डॉजी सी फिगर होती है, मगर ठीक है हम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए EAL4 होती है कोई चीज़, ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। 7 तक जाती है, आपकी बुक 6 तक डिस्कस करती है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कहाँ पे स्टैंड करना, आपकी बुक ने EAL6 तक दी है, मैं EAL7 फॉर्मली वेरीफाइड होता है, हम देखेंगे फिर। अच्छा, इसके अलावा जो सा है, अगर मैं ये वाला दिखाऊं तो ये जो सिस्को की ASA है मेरे ख्याल में, एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस ऑफ द VPN वर्जन 4.1, और इसके अंदर भी आपको EAL वर्जन 4 अचीव हुआ है, कॉमन क्राइटेरिया EAL वर्जन 4। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हो कॉमन क्राइटेरिया के साथ उसने क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन प्रोफाइल फॉर ऑल बाउंड्रीज वर्जन 1.1 आई थिंक, ठीक है। एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, बेसिक रोबस्टनेस, ठीक है। तो कॉमन क्राइटेरिया की एवेल्यूएशन लेवल भी होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोफाइल। प्रोटेक्शन प्रोफाइल क्या होती है? प्रोटेक्शन प्रोफाइल कहती है तमाम टाइप ऑफ फायरवॉल मेरे ख्याल में जो बॉर्डर पे लगी हुई है, ये मैं वैसे अंदाजा लगा रहा हूँ एब्रीवेशन से, वरना आप सर्टिफिकेट को खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सर्टिफिकेट के साथ बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। आई वुड सजेस्ट यू कॉमन क्राइटेरिया की वेबसाइट पर जाएँ, प्रोटेक्शन प्रोफाइल भी देखें और सर्टिफिकेट भी देखें, या वरना गूगल करें कॉमन क्राइटेरिया पालो ऑल्टो, कॉमन क्राइटेरिया सिस्को ASA, और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, ठीक है। तो जब भी कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट आप सेल करता है, से फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान को सेल कर रहा है, इंडिया को सेल कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को सेल कर रहा है, या पाकिस्तान गवर्नमेंट को सेल कर रहा है, बांग्लादेश गवर्नमेंट, नेपाल गवर्नमेंट, हमारे स्टूडेंट पता नहीं कहाँ से, मैं कोशिश करूँ सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो, मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री को सेल कर रहा है, तो वो सबसे पहले क्या कॉमन क्राइटेरिया कौन सा, हाँ कॉमन क्राइटेरिया 4 पे मैच करते हैं। तो नॉर्मली इस तरह की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मार्केट तमाम EAL वर्जन 4 पे जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है 6 तक क्यों नहीं जाते? 6 बहुत हार्ड है, इसलिए नहीं जा सकते, ठीक है। कल को कोई चला जाएगा तो वो फिर ज़रूर अपनी वेबसाइट पे सामने लिखेगा। अच्छा, इसके अंदर ये टारगेट ऑफ एवेल्यूएशन की आ गई, ठीक है। एवेल्यूएशन स्कीम ये मेरे ख्याल में सिस्को ASA है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एवेल्यूएशन प्रोग्राम, ऑस्ट्रेलिया ने इसकी जो सी है कॉमन क्राइटेरिया एवेल्यूएशन की है। टारगेट ऑफ एवेल्यूएशन सिस्को ASA है, VPN एंड VPN अप्लायंस 8.4, 4.11, ये तमाम हार्डवेयर मॉडल इसमें आते हैं, ये तमाम सॉफ्टवेयर आते हैं। सिक्योरिटी टारगेट ये है, और EAL4+ है, ठीक है। कॉमन मेथोडोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, और फिर कन्फर्मेंस, कॉमन क्राइटेरिया पार्ट 2 एक्सटेंडेड, पार्ट 3 आर्ग्यूमेंट ऑगमेंटेड, और TOE इज कन्फॉर्मेंट टू द फॉलोइंग प्रोटेक्शन प्रोफाइल। फिर प्रोटेक्शन प्रोफाइल जो बनाई हुई है, ठीक है, US गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोफाइल फॉर एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल इन अ बेसिक रोबस्टनेस एनवायरनमेंट वर्जन 1.1 जुलाई 2007, ठीक है। कॉमन क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया, कॉमन क्राइटेरिया प्रोटेक्शन प्रोफाइल भी कोई एक खाते में डाल दी, ठीक है। यानी आप कहते हो कि अगर 4-5 सर्टिफिकेशन इकट्ठी हो रही है तो कर दो, ठीक है ना, ये तरीकेकार होता है। जब आप CCNP कर रहे होते हैं तो आप एक और पेपर देते हैं तो CCNP-DP हो जाते हैं, साथ एक और देते हैं तो वो हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है 4 के 4 नहीं देने पड़ते, तो वो जितने ज़्यादा स्टैंडर्ड डाल सकते हैं उसमें डाल देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे अब कॉमन क्राइटेरिया की वैल्यूएशन है, EAL1 फंक्शनली टेस्टेड है, लोवेस्ट वैल्यूएशन है, ठीक है। नंबर 2 स्ट्रक्चरली टेस्टेड है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर है। मैथडोलॉजिकली टेस्टेड के भाई प्रॉपर मेथड के जरिए टेस्ट हुआ है। मैथडोलॉजिकली डिज़ाइन टेस्टेड एंड रिव्यूड, ये वो है जहाँ हमारी फायरवॉल्स अक्सर चली जाती हैं। अब जब ये 4+ करते हैं तो मुझे नहीं समझ आती, ये 5 नहीं हो सकता, ये 4 एडवांस्ड उसे कह सकते हैं, ठीक है। सेमी फॉर्मली डिज़ाइन एंड टेस्टेड, कि भाई फॉर्मल डिज़ाइन भी उसका है और टेस्टेड भी है। सेमी फॉर्मली वेरीफाइड डिज़ाइन एंड टेस्टेड वेरिफिकेशन, उनका QA प्रोसेस भी बहुत अच्छा था, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी थी, टेस्टेड भी बहुत अच्छी थी। इसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे, मगर आपको ये सारे के सारे नाम नंबर सारे ज़ुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो से हैं सर्टिफिकेट ऑथोराइजिंग मेंबर्स जो से हैं सारे के सारे हैं, फ्रांस, इटली, कनाडा, ये वो कंट्रीज़ हैं जो आपको दे सकते हैं। तुर्की, UK, स्पेन, कोरिया, और कौन कौन से, अमेरिका आ गया, डेनमार्क आ गया, मेरे ख्याल में सारे हो गए, मलेशिया मेरे ख्याल में, ये मलेशिया इंडोनेशिया का किसी का फ्लैग है, ये जापान भी आ गया, ठीक है। तो ये तमाम कंट्रीज़ हैं, ये सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन मेंबर हैं, ये किसी भी फायरवॉल को उठाएंगे उसके ऑथराइजेशन करके उसे EAL 2, 3, 4 जो भी होना होगा दे। ये सर्टिफाइड कंज्यूमिंग मेंबर्स हैं, ये तमाम मेंबर्स वो कंट्री हैं जिन्हें जो डिमांड भी करते हैं, ठीक है, कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन आ जाता है CISSP के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। How would a formally verified system design be categorized under common criteria model?
फॉर्मली वेरीफाइड सिस्टम डिज़ाइन। अब ये फॉर्मली वेरीफाइड सिस्टम डिज़ाइन है, आप यहाँ देख रहे हो ऊपर क्वेश्चन आंसर्स में कहीं नहीं है, ये एक्चुअली EAL7 है। अब EAL7 आपकी बुक ने नहीं बताया हुआ, मगर मुझे याद है कि मेरे एग्जाम के अंदर एक या दो ऐसे क्वेश्चन आए थे। फंक्शनली टेस्टेड ज़्यादा बेहतर है या सेमी फॉर्मली वेरीफाइड डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अगर आपकी बुक 7 की डिस्कस नहीं करी तो 7 को निकाल दें, मगर जहन में रखिएगा कि 7 जो है वो फॉर्मली डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ सेमी है, ये मेथड है, ये फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेरा याद करने का तरीका क्या होता था, फंक्शनली, स्ट्रक्चरली, मैथडोलॉजिकली, डिज़ाइन, सेमी फॉर्मली डिज़ाइन, ठीक है, सेमी डिज़ाइन, सेमी फॉर्मली वेरीफाइड। सो 1 2 3 4, ठीक है, और 4 ये हो गया डिज़ाइन, और ये सेमी फॉर्मली डिज़ाइन, ठीक है, और सेमी फॉर्मली वेरीफाइड डिज़ाइन एंड टेस्टेड, ठीक है। ये इस तरह आपने याद करने है, अब आपका अपना तरीकाकार है, मैं तो इस तरह याद करता था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो सा है एक कंपनी थी, उसने जो सा है क्या नाम है उसका, GAO एनालिसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय लेबॉर्ट्रीज, कि उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर आपको किसी भी एवेल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है तो एश्योरेंस एवेल्यूएशन एश्योरेंस लेवल जो चाहिए होता है, ठीक है, EAL वर्जन 1 2 3, ठीक है। 1 की तो ज़रूरत कम ही पड़ती है, 2 3 4 तक उन्होंने गए। सो अगर आपको 1 2 चाहिए तो आपको तकरीबन 10 महीने लगते हैं उसको अटेन करने में, 11 12 महीने लगते हैं, और ये 25 महीने यानी तकरीबन 2 ईयर्स का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब है आज आपने प्रोडक्ट बनाई है तो आप 2 साल का अंदाज़ा लगाएं तो फिर आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। और वैल्यूएशन नंबर 4 की जो सी है रिक्वायरमेंट कॉस्ट जो सी है वो 1.5 लाख से लेकर $3.5 लाख तक आती है। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पर हमारे IT सेक, TC सेक और कॉमन क्राइटेरिया जो सा है वो ख़त्म हो गए, तो हमने प्रोडक्ट एवेल्यूएशन मॉडल देख लिए हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट एवेल्यूएशन मॉडल से हम आगे चलते हैं और अगला टॉपिक है हमारा इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइन, कि जब इंडस्ट्री के अंदर हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, कोई स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने मीट करने हैं। तो कुछ इंडस्ट्री जो सी हैं वो एडहेयर करते हैं टू सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं एक कंपनी हूँ और मैं जो सा हूँ कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा काम थोड़ा सा सिक्योरिटी रेलिवेंट है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन भी मैं डील करता हूँ, और मैं फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काम कर रहा हूँ और मैं ग्लोबली भी अवेलेबल हूँ, तो मैं अपने काम को जिन कंपनीज़ को सब कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं उन्हें कहूँगा यार तुम सब के लिए लाजमी है मेरे से कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए कि तुम ISO 27001 सर्टिफाइड हो, ठीक है। पुराना स्टैंडर्ड जो है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड 7799 था जो BSI दिया करती थी आपको, ठीक है, BSI, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उस स्टैंडर्ड को मॉडिफाई किया और उसको ISO 27001 किया 2005, और अब मोस्ट रिसेंट स्टैंडर्ड इज़ ISO 27001 2013 है, ठीक है। 27001 और 27002 दो स्टैंडर्ड्स हैं, मगर 27001 जो सा है वो स्टैंडर्ड की तरफ मेंटेन करता है कि स्टैंडर्डाइजेशन यूँ होनी चाहिए। मैं उसकी एग्जांपल दूंगा आगे जाके, और इसके अगेंस्ट सर्टिफिकेशन मिलती हैं। 27002 जो सा है वो आपको गाइडलाइन देता है, ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कि अगर आप 27001 में ये अचीव करना तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कर लो, रेफरेंस बुक होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें CISSP में ISO 27001 बड़ा अच्छी तरह आना चाहिए, तो ये गलत है। आपको ISO 27001 की गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप ISO 27001 लीड इम्प्लीमेंटर, डिज़ाइनर या ऑडिटर नहीं हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ISO 27001 की सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन मेरे ख्याल में लीड इम्प्लीमेंटर है और ऑडिटर है, ठीक है। और मैं पर्सनली जब मैंने CISSP किया तो मैं भी यही गलती में का शिकार था कि भाई जो मैं CISSP कर रहा हूँ तो मुझे ISO 27001 आना चाहिए, जबकि मुझे ISO 27001 उस वक्त नहीं आता था। मुझे सेपरेटली जाके ट्रेनिंग करनी पड़ी लीड इम्प्लीमेंटर की। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आखिर में आप एक एग्ज़ाम देते हो और वो पास हो जाता है तो आपको ISO 27001 लीड इम्प्लीमेंटर का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ISO 27001 की ये जो नीचे डायग्राम दिखाई गई है लोअर राइट साइड पे, ये मेनली इस बात पे फोकस करती है कि ISO 27001 जो है हमसे क्या कुछ पूछता है, ठीक है। द वाई, द व्हाट, द हु एंड द हाउ, ठीक है, कि बिजनेस ड्रिवन कंप्लायंस। सबसे पहले बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी कंप्लायंस। एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जाके या सिक्योरिटी मैनेजर जाके नहीं कहेगा मुझे ISO 27000 चाहिए। बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ यार हम ना डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर या हम एक बैंकिंग एप्लीकेशन या एक डाटा सेंटर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ISO 27001 होंगे तो हमें मिलेगा।
अब कहाँ सिक्योरिटी गार्ड कंपनी प्रोवाइड करती है और कहाँ पे डाटा सेंटर की फैसिलिटी, मगर ISO 27001 वहाँ पर भी कंप्लाई करता है, हम देखेंगे। ठीक है, तो समझ लें चलें जी, हमने सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बना ली है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं और हम बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं, और बैंक कहता है कि ISO 27001 सर्टिफाइड होने चाहिए सारी की सारी कंपनी। ठीक है, पता चले जी हैकर ने हैक किया और पता चला हाँ जी कौन कौन सा सिक्योरिटी गार्ड कौन कौन से बैंक में किस किस टाइम जा रहा है और कहाँ कहाँ पैसे जा रहे हैं, तो वो फिर नुकसानदेह हो गया ना आपको। ठीक है, तो अब तो हमें पता है कि भाई मॉडर्न हैक्स जो से हैं वो बहुत ऊपर तक चले गए हैं। अब मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है इस मंथ के अंदर जो सा है वो BB बांग्लादेशी बैंक जो सा है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा स्विफ्ट नेटवर्क जो सा है वो हैक हुआ है। और बज़ाहिर जो इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं उससे यही पता चलता है कि जो कंप्रोमाइज़ है वो इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन जॉब। उसने ओरेकल भी कंप्रोमाइज़ की है, उसने प्रिंटिंग प्रोटोकॉल्स भी कंप्रोमाइज़ किए, क्या कुछ कंप्रोमाइज़ किया है वो अभी डाइसेक्शन के बाद रिपोर्ट आई है रिसेंटली। मेरे ख्याल में वर्जन सिक्योरिटी की आई है और मेरे ख्याल में एक और कंपनी ने इसकी एनालिसिस की है, रिपोर्ट आई है डिटेल में। वो पढ़ी जा सकती है, मगर अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ से आई है और हैक कब आइडेंटिफाई कैसे हुआ है। मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि इस साल की सबसे बड़ी सबसे एक्सपेंसिव जोन सी है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ। ठीक है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद द व्हाट एंड हु कि कौन करेगा, तो हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन कर देते हैं, इसको कवर करती है ISO। पॉलिसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड मेजर्स वो करती है। फिर हाउ, अब हमने इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन होती है, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, प्रोसीजर्स आप डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जो से सारा कुछ कवर होता है आपका ISO 27001 में। तो ये एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं अपने आप को सर्टिफाई कराती हैं, या अगर बहुत बड़ी कंपनी है और वो अपनी पूरी की पूरी कंपनी को नहीं सर्टिफाई करा सकता तो अपने एक छोटे से प्रोसेस को सर्टिफाई करा लेता है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको क्विकली। हाँ जी, वेलकम बैक। तो ये कंपनी है डॉक्यूसाइन के नाम पे। ठीक है, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये जो आपके डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कंपनी है। ठीक है, और आप अगर इसके सिक्योरिटी डोमेन के अंदर जाके देखें, मुझे अच्छी तरह ये ISO 27001 है। ठीक है, और उन्होंने अपना ISO 27001 का BSI की तरफ से इशू हुआ सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। ठीक है, ये रॉयल चार्टर ने भी इसको वो किया हुआ है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 27001 2013 में हुआ है, ये वाशिंगटन DC, दिस इज सर्टिफाइड दैट। ये कंपनी जो सी है ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर, एंटरप्राइज सपोर्ट सर्विस, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, ऑपरेशन, BCP, DRP, लीगल, ह्यूमन, IT, कस्टमर सर्विसेज, डाटा सेंटर, डिलीवर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने ये सारी चीज़ें, दिस इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ ISO 27001, और ये नीचे सर्टिफिकेशन आई हुई है। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी इस तरह की कंपनी के साथ काम कर रही होगी तो वो इन चीज़ों को वेरीफाई करेगी। तो ये डॉक्यूसाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यानी उनके पीछे बड़ी टीम लगी होगी बेचारी जो ये सर्टिफिकेशन अचीव करती होगी। उसमें CISSP प्लस ISO 27001 के इम्प्लीमेंटर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी कंपनी जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करती हैं, और ये सर्टिफिकेशन के बगैर वो बिज़नेस विन नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ISO 27001 थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर। फोकस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ISO 27001 जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेशन वाली साइड है। 114 कंट्रोल हैं, 14 ग्रुप हैं, 35 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हैं। ओल्ड स्टैंडर्ड में 133 कंट्रोल थे और 11 ग्रुप्स थे, मगर इन्होंने जो से उसके ग्रुप बढ़ा दिए और कंट्रोल्स कम कर दिए, मगर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव 35 हैं। ठीक है, मुझे नहीं याद कि 2005 में कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स थे या नहीं थे, कितने थे। 5 की एरियाज़ को डिस्कस करता है। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सिक्योरिटी मैनेजमेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती। इंटरनल ISMS ऑडिट, इंटरनल जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट रिव्यू ऑफ ISMS पे मैनेजमेंट रिव्यू करती है और उसमें सारी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पैचिंग, सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, ISMS इंप्रूवमेंट और फिर कॉन्टीन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली आपने ये 5 की एरियाज़ को इसके साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करनी, ये सेपरेट आपकी बुक ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अच्छा ये 114 कंट्रोल, 14 ग्रुप और 35 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप ISO 27001 लीड इंप्लीमेंटर में पढ़ते हैं। मगर मैं आपको कहता सजेस्ट करता हूँ गूगल कीजिएगा, यूट्यूब में 2-4 वीडियो पड़ी होंगी, एक दफ़ा स्किम कर लीजिएगा। ठीक है, ISO 27002 फोकस्ड एरियाज़ हैं। ठीक है, ये अब आपकी गाइडलाइन है या रेफरेंस बुक कह सकते हो आपको। इसके अगेंस्ट ISO 27002 का भी सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या होती हैं,
ठीक है, उसको डिफाइन किया हुआ क्या क्या होनी चाहिए। अगली स्लाइड में मैंने एग्जांपल दी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज कैसे की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आप कर रहे हो, मीटिंग करते हो, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाते हो या नहीं, ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी क्या है, आप जब बंदा हायर करते हो तो उसकी सिक्योरिटी वेटिंग करते हो, क्या क्या प्रोसेसेस है, या सिंपल मुँह चुके हो उसके जो CV में लिखा है उसको वेरीफाई कर लेते हो, ठीक है। वेरीफाई करते हो तो किस तरह करते हो, कितने अरसे तक वेरीफाई करते हो। एसेट मैनेजमेंट, एसेट्स को कैसे मैनेज करते हो, एक्सेस कंट्रोल कैसे बनाई हुई है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, ठीक है, और कौन कौन से क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम आपने डिसअलाउ किया, डेस अभी तक यूज़ करते हैं या नहीं, पूडल वल्नरेबिलिटी तो नहीं आपके सिस्टम में, फिजिकल एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के ऊपर से दीवार टपके तो नहीं आ जाएगा, ऑपरेशन सिक्योरिटी, डे इन डे आउट जो आप काम कर रहे हो बहुत सारे चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी कैसे है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, अगर कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक्वायर कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो या मेंटेन कर रहे हो उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी कंट्रोल्स कौन से हैं। सप्लायर रिलेशनशिप, ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। सप्लायर रिलेशनशिप, मुझे कोई बंदा कोई चीज़ सप्लाई कर रहा है कहीं वहीं से कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। वो कौन सी इटालियन जॉब थी, कौन सी थी जिसमें वो कैसीनो के अंदर जो डाइस यूज़ करते हैं वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सी है सप्लायर रिलेशनशिप। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंसिडेंट मैनेजमेंट, अगर इंसिडेंट हो गया है तो उसको कैसे मैनेज करना है, इंसिडेंट रिस्पांस टीम है, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान है आपके पास बना हुआ, ठीक है। ये बड़ा रिसेंटली आया मगर बहुत सारी कंपनीज में डिस्कस हो रहा है। आप सीजम का एग्जाम पढ़ेंगे CISM का अगर, तो सीजम के अंदर भी जो सा है उन्होंने ये इंसिडेंट्स मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंटली फोकस किया हुआ है, क्योंकि अब तमाम लोग ये मानते हैं कि दुनिया की हर कंपनी कंप्रोमाइज़ हुई है। उसके लिए एक FBI वाले की पता नहीं किसकी स्टेटमेंट है कि एवरी नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज़ कंप्रोमाइज्ड, ठीक है। और अगर जो कंप्रोमाइज़ नहीं है तो उन्हें पता नहीं है मगर वो कंप्रोमाइज़ है, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी मैनेजमेंट, और फिर आखिर में कंप्लायंस के लीगल रिक्वायरमेंट, हमारे जिस जगह हम जिस ऑपरेशंस में हम ऑपरेट कर रहे हैं वो क्या है। अगर बैंक है तो PCI कंप्लायंस, ठीक है। और अगर हम गैम्बलिंग में हैं तो गैम्बलिंग कमीशन कंप्लायंस, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री और के लॉज क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये एक मेन डिफरेंस जो लोगों को समझ नहीं आता, ISO 27001 अ कंट्रोल दैट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी बैक्ड अप, कि कंट्रोल रिक्वायर किया हुआ है, ठीक है। 27002 जो सा है वो थोड़ी गाइडलाइन देती है, रेफरेंस देती है, कंट्रोल बट मोर डेवलप्ड, that the backup should be done at planned interval, that should be tested, that you should backup data and software, ठीक है। अब आपको डिटेल पता चल गई कि बैकअप के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ों के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ISO 27002 है। उसके बाद अगला स्टैंडर्ड जो सा है आ जाता है COBIT, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड रिलेशन टेक्नोलॉजी, 1990 में बना और इसाका ने बनाया, जिसमें जो सीजम का एग्ज़ाम और सीसा का एग्ज़ाम भी लेती है, ठीक है। मैं COBIT का एग्ज़ाम भी ये लोग लेते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन, और इन्हीं का एक और पार्ट थी ITGI, IT गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, मगर कंबाइन हो गया मेरे ख्याल में अब। COBIT प्रोवाइड अ सेट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल प्रोसेस टू असिस्ट इन मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट ड्राइव्ड यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप बिजनेस के अंदर IT यूज़ कर रहे हैं, वो जो हम लोगों ने, चलो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के अंदर, एंड डेवलप अप्रोप्रिएट IT गवर्नेंस, तो हमारे पास अप्रोप्रिएट IT गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है। COBIT वर्जन 5 जो सा है वो 5 प्रिंसिपल्स की बात करता है और ड्राइव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कैटेगराइज इन 7 एनेबलर्स। तो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, मीटिंग द स्टेक होल्डर नीड्स, सबसे पहला, अगर ये नहीं कर रहे तो बेचारा बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कवरिंग द एंटरप्राइज एंड टू एंड, अप्लाइंग द सिंगल इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क, एक ही इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क, इनेबलिंग द होलिस्टिक अप्रोच, कि ये ना हो कि हर बंदा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हो, ठीक है। सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट और गवर्नेंस को आपस में नहीं इकट्ठा नहीं रखना, ठीक है, मगर हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं एनेबलर्स। एनेबलर्स क्या है, प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क होंगे तो कंपनी में काम होगा, पॉलिसी के बगैर काम नहीं होगा, पॉलिसी सबसे पहले बनानी पड़ेगी, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे, प्रोसेस डिफाइन करोगे और वो प्रिंसिपल को पॉलिसीज और फ्रेमवर्क को लेके होगा, ठीक है। यानी ये कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला तो वो लोग बहुत इस बात पे ढीले थे कि कुछ करें, तो मैंने सबसे पहले जाते साथ ही सिक्योरिटी वाले डायरेक्टर के साथ बैठ के हमने सबसे पहले सिक्योरिटी पॉलिसी, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस बनाए। अब हर बंदे को सिर्फ हमने ये प्रीच करना शुरू कर दिया, जब भी कोई पढ़ा हो तो आपने कहना है दैट वुड अवॉइड द कंपनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क या सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो फिर बड़ा हेल्प मिली कि लोग जिसका दिल करता था वो USB उठाता था, प्लग इन कर देता था। तो जो भी बंदा, IT वालों को हमने बताया हुआ था कि भाई अगर कोई भी USB प्लग इन करता है आप आइडेंटिफाई करो और उन्हें लेटर लिख दो या ईमेल करो कि भाई हमने देखा कि आपने USB प्लग इन की है, तो दैट अवॉइड्स कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये आप लोगों ने यूज़र एक्सेप्टेंस पॉलिसी साइन की हुई है और इसके मुताबिक आप USB नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर, एथिक्स एंड बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये वेरी कर रहा होता है, ठीक है। आप एक कंपनी में जाएंगे वही काम कर रहे होंगे और दूसरी कंपनी में जाएंगे वही काम कर रहे होंगे, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन,
सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, पीपल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, ये सारी के सारी रिसोर्सेज की कैटेगरीज में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जी कोबिट स्टैंडर्ड। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है, वो है आपका DSS, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री का। और 3.1 वाज रिलीज इन अप्रैल 2015, मेरे ख्याल में 3.2 आ चुके हैं अब तक, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे अप्रैल मई में आ जाना है 2016 के। 6 गोल आर फर्दर डिफाइंड इन 12 ब्रॉड रिक्वायरमेंट। बिल्ड एंड मेंटेन द सिक्योर नेटवर्क आप बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर आप बहुत सारी PCI रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डाटा, ठीक है, मेंटेन अ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इंप्लीमेंट अ सिक्योर एक्सेस कंट्रोल मेजरमेंट, ठीक है, रेगुलरली मॉनिटर एंड टेस्ट नेटवर्क, ट्रैक मॉनिटर ऑल एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज कार्ड होल्डर डाटा, रेगुलरली टेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम एंड प्रोसेस। और अगला है, अल्लाह भला करे, ये स्लाइड थोड़ी ऊंची होनी चाहिए थी। अगला लास्ट वन है मेंटेन एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, और पॉलिसी दैट एड्रेस द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फॉर ऑल पर्सनल्स, ठीक है। तो ये तकरीबन, ये तो बहुत 5000 फीट व्यू है, ठीक है। ये PCI-DSS है, जहाँ पर आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह और उसकी बात करनी है। अच्छा, इसके अंदर PCI-DSS की वेबसाइट पे जाके ना आपने इनके ऊपर कुछ 4 या 5 या 6 वीडियोस पढ़ी है, वो ज़रूर देखना नॉलेज सेक्शन में या इंफॉर्मेशन सेक्शन के अंदर। इट इज़ वर्थ वॉचिंग इट, ठीक है, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी कैपेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम जो है कंपनी के स्टैंडर्ड्स में चले गए, स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो गए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हो गए, अब सिक्योरिटी कैपेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारा रैप अप किया है राइटर ने, जो आपकी बुक है उसने, कि ये तमाम सिक्योरिटी जो अब तक हमने डिस्कस किया है, ये इसको कुछ मेन कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। अभी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिर्फ सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमने मेरे ख्याल में 3 या 4 लेक्चर पहले भी डिस्कस की थी बहुत डिटेल में जाके, मगर इसको एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ IAM जिसे कहते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, और ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस, याद है हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जब हमने स्टेट मशीन मॉडल्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म सबसे इंटरेस्टेड है कि जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर आपका एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इसके लिए मुझे अब वो इंग्लिश की एग्जैक्ट टर्म नहीं आती, ही इज़ व्हाट ही सेज, ठीक है ना, कि भाई वो है जो वो कह रहा है, ये वेरीफाई करना होता है, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, वट एवर यू कैन से, ठीक है। दूसरा टाइम आ जाता, दूसरी चीज़ होती है सिक्योर मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेमोरी मैनेजमेंट जो आप मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वो एड्रेस स्पेस लेआउट रेंडमाइजेशन, कि आप एड्रेस जो स्पेस है वो रेंडमाइज करते हैं, ताकि अगर किसी ने एक मेमोरी स्पेस को कंप्रोमाइज़ कर लिया तो वो दूसरे पोर्शन तक ना जा सके, उसे पता ही ना हो कहाँ पर पड़ा हुआ, रेंडमाइजेशन कर ली, अनलेस किसी को पता चल जाए। हैकर्स हैव अ टेक्निक्स टू फाइंड आउट, ASLR टाइप के अटैक्स होते हैं। प्रोसेसर स्टेट, सुपरवाइजर स्टेट एंड प्रॉब्लम स्टेट, जिसे हम यूज़र मोड कहते हैं, कर्नल मोड कहते हैं। कर्नल मोड में जो भी चीज़ रन होती है, प्रोसेसर जब उस मोड में चल रहा होता है, उसके पास फुल रिसोर्सेज होते हैं, अपने हार्डवेयर, मेमोरी, हर चीज़ को जो मर्जी कर ले। यूज़र मोड में जब भी चल रहा होता है तो वो उसके पास हाई लेवल प्रिविलेजेस नहीं होते, ठीक है। इसके लिए अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कॉल्ड लेयरिंग, रिंग प्रोटेक्शन, के कोर सिस्टम फंक्शन जो से हैं वो जो कर्नल मोड के अंदर चलने वाले हैं और यूज़र मोड के अंदर चलने वाले जो सी एप्लीकेशन है वो हायर एंड पे हों, ताकि वो अंदर जाके पेनिट्रेट ना कर सके। वो अक्सर फिल्मों के अंदर दिखाते हैं ना, हैकर ने कंप्रोमाइज़ कर लिया सिस्टम को, सिस्टम में आग लग गई, तो वो किसी लिहाज से पॉसिबल भी है कि भाई अगर आप सिस्टम पर चले जाएँ और सिस्टम के अंदर फ़ैन को डिसेबल कर दिया जाए और प्रोसेसर जो है वो हीटअप हो जाए और सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा डाल दिया जाए। आप देख रहे हो, अगर आप अक्सर लैपटॉप के ऊपर हाई इंटेंसिव गेम खेल रहे होते हैं तो वो लैपटॉप का फ़ैन बेचारा पागल होने वाला हो जाता है, तो बस उस तरह का स्टेट कर दे तो शायद आग लग जाए, ठीक है। प्रोसेस आइसोलेशन, कि डिफरेंट प्रोसेस की डिफरेंट प्रिविलेज लेवल है, तो जो हाई प्रिविलेज लेवल का प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस को ओवरटेक ना कर सके, रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर सके, या 2 प्रोसेसेस पैरेलल रन हो रहे हैं, एक प्रोसेस के जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरे प्रोसेस में जा ना सकें, ठीक है। डाटा हाइडिंग, वन सिक्योरिटी लेवल कैन नॉट सी द अदर सिक्योरिटी लेवल, के डाटा हाइड किया हुआ है, कि एक जो सिक्योरिटी लेवल है जैसे टॉप सीक्रेट है वो लेस सीक्रेट या सीक्रेट लेवल को वो एक्सेस ना कर सके, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग डोमेन एंड नेगेट्स द नीड ऑफ अ यूजर टू नो द पर्टिकुलर ऑफ हाउ एन ऑब्जेक्ट फंक्शन, कि यूजर को नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। जो सिस्टम एडमिन उसे नहीं पता कि भाई HR को अगर मैंने एक्सेस देनी है या सिस्टम वालों को एक्सेस देनी है तो मैंने कैसे देनी है, उसे पता बस ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर मैंने डाल देने, उन सबको एक्सेस मिल जाएगी,
ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, उसे सिंटैक्स पता होगा मगर बैक एंड का प्रोसेस नहीं पता होगा। ठीक है, तो विंडोज़ में होता है। क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन, ठीक है, ये जो TPM आपके पास चिप आती है क्रिप्टो लॉकर के लिए, ये क्रिप्टो प्रोसेसर जिसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, मैंने मेरे ख्याल में क्रिप्टो प्रोसेसर की एग्जांपल भी दिखाई थी। होस्ट बेस्ड फायरवॉल एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन के आपके जो सिस्टम है उसके ऊपर फायरवॉल लगी हुई है और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी है। ठीक है, जिसे हिप्स कहते हैं। ठीक है, और हिड्स और हिप्स, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, पुरानी टर्म्स होगी मेरे ख्याल में ये हिट्स। तो ऑडिट एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल के आप ऑडिट कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो किस किस्म की इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ जा रही है। वर्चुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअलाइजेशन में एक चीज़ है सैंड बॉक्सिंग। सैंड बॉक्सिंग अक्सर नेटवर्क बेस्ड सैंड बॉक्सिंग है कि आपके नेटवर्क ने एक फाइल जाती हुई देखी और आप उस फाइल को उठाते हो और अपने सैंड बॉक्स में डालते हो और उसको देखते हो वो कैसे बिहेव करती है। अगर वो एबनॉर्मली बिहेव करती है तो हम कहते हैं ये मेलवेयर है, और अगर वो एबनॉर्मली बिहेव नहीं करती तो हम उसे कहते हैं ये नॉर्मल है, ये बिनाइन है। ठीक है, बिनाइन है। ठीक है, हाउएवर वर्चुअलाइजेशन में एक और में टाइप किया है कि हमारे पास वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट है, VMware और बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। अब अगर कुछ मेलवेयर्स ऐसे हैं जिन्हें पता चल जाता है हम VM एनवायरनमेंट में, और वो कोशिश करते हैं कि हम होस्ट को कंप्रोमाइज़ कर लें। अगर VM इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो ये होस्ट होता है और इसके ऊपर आपके VMs पड़े हुए होते हैं। अगर मैं ये VM को इन्फेक्ट कर लूँ तो ये VM वर्चुअली बहुत मुश्किल है कि इस रिसोर्स को इन्फेक्ट कर सके। मगर अगर कोई मेलवेयर इतना कैपेबल है जो इस हार्डवेयर के अंदर चला जाए और इस होस्ट से गुजर के इसके अंदर इन्फेक्ट हो जाए तो हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत स्केरी चीज़ है, बहुत काम भी हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो जनाबे वाला आज हमारी सिक्योरिटी डोमेन के 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस हमने पढ़ ली। ठीक है, प्रोडक्ट एवेल्यूएशन मॉडल्स, TC-SEC, IT-SEC वगैरह कवर हो गए। ये इसके अंदर ISO हमने देख लिए, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, सिक्योर मेमोरी मैनेजमेंट, सारे ये एक एक पैराग्राफ की चीज़ें थी। ठीक है, अगले लेक्चर में हम मेरे ख्याल में कोशिश करेंगे कि बहुत सारा कुछ कवर कर ले। ठीक है, मेरे ख्याल में इसके बाद भी कोई 10-12 लाइनें हैं। अभी मैंने जिस तरह प्रॉमिस किया था कि अगले 2 लेक्चर में हो जाएंगी। लेट्स सी इफ़ आई कैन मीट द डेडलाइन। तो एक लेक्चर तो हो गया, एक और में मैंने करना तो मेरे ख्याल में ज़्यादती हो जाएगी, मगर देखते हैं क्योंकि बुक में इतने सारे पेजेस नहीं हैं इस चीज़ को कवर करने के लिए। तो आई होप अगले लेक्चर सेकंड लास्ट होगा या लास्ट होगा, आई कैन नॉट प्रॉमिस इट, दैट डिपेंड्स। ठीक है, मगर मेरी कोशिश है कि 30 मिनट से ज़्यादा लेक्चर ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इतराज़ भी करते हैं कि 1 घंटे का लेक्चर बना दिया आपने और ये वो। ठीक है, तो वो मुझे भी लगता है कि लिहाज से ज़्यादती है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये काफ़ी ड्राई होती हैं। मैं भी ड्राई हो जाता हूँ पढ़ा के इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल में वी विल कवर इट अप। अच्छा, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बताता चलूँ कि हम लोगों ने जो फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, हमारा फेसबुक पे पेज है। ठीक है, पहले तो जब मैंने शुरू में उर्दू IT शुरू की थी तो मैं बहुत बताता था। ये फेसबुक का पेज है। ठीक है, और फेसबुक के पेज पे हम तमाम लेक्चर्स रखते हैं। अगर आप लोगों को किसी किस्म की फ़ीडबैक है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्कशन फॉर्म है जिसे हमने community.urduitacademy.com के नाम पे रखा हुआ है। ठीक है, ये अगर आप उर्दू IT अकेडमी के पेज पे जाएं तो यहाँ डिस्कशन फॉर्म है, वहाँ पे आप जा सकते हो। ये कम्युनिटी फॉर्म है और यहाँ पे मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करता हूँ आप लोग आके कोई भी क्वेश्चन हो आपकी फील्ड से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिस तरह अभी हमने एंड्रॉइड की सीरीज शुरू की है तो एंड्रॉइड से रिलेटेड आप यहाँ पे पोस्ट करें। और यहाँ पे पोस्ट करने के लिए आपको अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं, आप एनोनिमसली आके पोस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई कि हमने इस पर एनोनिमस लॉगिन रखा है। और उसके बाद एक admin@urduitacademy.com ईमेल अकाउंट है। वो ईमेल अकाउंट हरगिज़ टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए नहीं है। प्लीज़ उस अकाउंट पे टेक्निकल क्वेश्चन ना भेजा कीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे जो सा है वो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि 150 से ऊपर ईमेल्स होती हैं और आधे अगर टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं तो मुझे फिर बहुत बुरा लगता है किसी को ये कहता है यार मैं ये आंसर नहीं कर सकता। ठीक है, तो लिहाजा टेक्निकल क्वेश्चन अगर आपने करने हैं तो आई वुड आइडली सजेस्ट नंबर 1 रिसोर्स जो सा है वो आपका डिस्कशन फोरम है। ठीक है, नंबर 1 रिसोर्स डिस्कशन फॉर्म है, नंबर 2 फेसबुक है। अगर यहाँ इन दोनों जगहों पे आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा तो फिर मैं पर्सनली 150 लोगों को पर डे हेल्प नहीं कर सकता। मेरी बीवी ने मुझे फिर बाहर निकाल देना घर से। ठीक है, तो मेरे हाल पे भी रहम करे। ठीक है, तो मैंने कोशिश तो की है। हमारे साथ 2-3 लड़के बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। आप में से एक का तो पता होगा, वैस बहुत हेल्प कर रहा है लोगों की। ठीक है, मगर उसके भी एक ज़ाहिर लिमिटेड नॉलेज है, वो डेवलपमेंट क्वेश्चन नहीं आंसर कर सकता। तो आप लोगों को रिकमेंडेशन है कि आप लोग अपने दोस्तों को कहें यार उस डिस्कशन फॉर्म को यूज़ करें। अगर आप कोई किसी को हेल्प कर सकता है तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, किसी का भी भला हो जाएगा। तो खुश रहें, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।